बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज यौम तकबीर था 28 मई। 26 साल तकरीबन गुजरने के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ कि हुकूमत की जानिब से सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने भी दौरे हुकूमत थे तो छुट्टी का ऐलान नहीं हुआ था और पहली बार आज छुट्टी हुई। लेकिन बहुत से मुआशी माहिर ये राय रखते हैं कि आज की जो छुट्टी है वो पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर की पड़ी है, यानी 1.3 अरब डॉलर जो हैं वो आज पाकिस्तानी मईशत का नुकसान हुआ। छुट्टियाँ होती रहती हैं, लेकिन मजमूई तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी सरकारी सतह पे जिस तरीके से नैरेटिव बनाया गया उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और बिल आखिर एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाने के नतीजे में इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी क्रेडिट दे दिया। क्योंकि माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब ये बात किया करती थी कि हम यौम तकबीर को मुनक्किद करने वाले हैं और हम अरबों डॉलर को रद्द करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाले हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहा करती थी कि ये जो प्लान था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का था जिसकी एग्जीक्यूशन आपने की, लेकिन उसको कभी तस्लीम नहीं किया। तो इस मौजूदा गवर्नमेंट में जो जॉइंट वेंचर के नतीजे में है उसमें तस्लीम करते हुए अखबारात पे जो 3 तस्वीर लगी हैं उनमें नवाज़ शरीफ साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला फिर से मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब सदर मुंतखब हो चुके हैं। सदर मुंतखब होने के बाद उन्होंने बेशुमार बातें की, माजी के हवाले दी और वही 8 साल पुराना बयानिया दोबारा से दोहराया। और उन्होंने कहा कि मुझे निकालने वाले जो हैं वो चले गए और मुझे कारकुनान वापस लेके आए हैं, वो आके जवाब दें कि मुझे क्यों निकाला। तो उसके जवाब में साकिब निसार साहब से मंसूब खबर ये चल रही है कि वो ये कहते हैं कि मैं मियाँ नवाज़ शरीफ की बातों का कोई जवाब नहीं दूंगा। तो इस ज़मन के अंदर अब जो मौजूदा हिकमत अमली है क्या होगी आने वाले दिनों में? मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो मुल्क के तूल व अर्ज़ में तंजीम साजी के लिए सरगर्दा रहने वाले हैं, उनके अज़ाइम क्या होंगे और क्या हुकूमत में उनकी वापसी हो सकती है? इस बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, यौम तकबीर आपका कैसा गुजरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बड़ा बेहतरीन यौम तकबीर गुजरा। आज सड़कों पर रश नहीं था, बिल्कुल सड़कें खाली थी, उसकी वजह से, गर्मी की वजह से भी और छुट्टी की वजह से भी। लेकिन आज मैं गया 3-4 दुकानों पे, तो मैंने जाकर उनसे पूछा, मैंने कहा यार आज यौम तकबीर है, रोटी सस्ती मिलेगी? मैंने कहा यार आगे बड़ी सस्ती करती और की सस्ती करिए। मैं गोश्त वाले के पास गया, मैंने कहा यार मटन सस्ता मिलेगा? उसने कहा क्यों? मैं कहा यौम तकबीर है भाई, हम एटमी कुव्वत बन गए हैं, गोश्त तो सस्ता कर दो। और उनका जी बिल्कुल नहीं। 3-4 5-6 7 और जगहों पे गया, मुझे ऐसे ही जवाब मिला। बात यह है कि अभी आपने बड़ी तमहीद बांधी है यासर साहब, बड़ी तमहीद बांधी है। मुझे एक बात तो बताएं, जो इसके असल जो एक शख्स था जिसका नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब है, आपने उनका जिक्र क्यों नहीं किया? उनकी तस्वीर क्यों नहीं लगी? किसी ने पूछा? किसी ने जिक्र किया? तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का नाम बिल्कुल आना चाहिए, उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का नाम भी आना चाहिए, मुशर्रफ मरहूम का नाम भी आना चाहिए, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के तमाम उन लोगों का नाम आना चाहिए जिन्होंने इसकी हिफाजत की, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने इसे रोल बैक करने की कोशिश की हो। यासर साहब, तो मुझे एक बात बताते, अगर आज ये वो तस्वीर लगा देते जो चागी के पहाड़ों से पहले एक तस्वीर बनाई गई थी, याद है ना आपको? जी, अच्छे तरीके से। क्या फ़र्क पड़ता? क्या फ़र्क पड़ता? अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन क्या बटन दबाया था? क्या किया था? मुझे बता देना ज़रा। अगर हम सब के लगा दें, अगर हम इसे कौमी डे कहते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि ये आज हमारा कौमी डे है, आज ये कौमी पूरी कौम इस पे दिन मनाए, पूरी कौम ने क्या दिन मनाया? हुआ ये कि कराची में शजीन मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे ऐसे लगा जैसे सारी की सारी बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। ऐसे लाहौर में जी लगा मुझे ऐसे। नवाज़ साहब ने, इसहाक डार साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने और जिन्होंने तकरीर की, मुझे तो आज ऐसे लग रहा था यौम तकबीर ने यौम इमरान खान है, यौम इमरान खान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू का दिन है। और भाई आप बात करें यौम तकबीर पे कि हम एक एटमी कुव्वत बन गए हैं, हम फलां की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। अब हम एटमी कुव्वत के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को मुआशी
सबसे बड़ी कुव्वत भी बनाएंगे। पाकिस्तान को दुनिया की ऐसी कुव्वत बना देंगे कि दुनिया यहाँ पर इन्वेस्ट करना फख्र समझेगी, यहाँ का हर शख्स खुशहाल होगा, यहाँ पर गरीब को रोटी मिलेगी, गरीब का बच्चा स्कूल जा सकेगा, यहाँ पर नौकरियाँ बिकेंगी नहीं बल्कि मेरिट पर मिलेगी। लेकिन शुरू है, अगर आपकी इजाज़त हो, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं थोड़ी सी तशरीह कर दूँ, आवाम जानना चाहती है, अगर आप बुरा ना मनाए, क्योंकि आपके ताहयार काज के हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त, मिठाई का डब्बा रखा है बाहर, चले मेहरबानी, मैं आपके, क्योंकि आज आप खुश भरे हैं ना, और आज आपने लड्डू भी बांटे होंगे, लाजमी बात है, तो मैं आपकी इजाज़त से मैं कह रहा हूँ ना, बुरा मना जाते हैं ना, क्योंकि वापसी मैंने किस टाइम आपके साथ जाना होता है, तो आप छोड़ ही ना जाएँ। इशारे पर रोक दूंगा, इशारे से ना रोकना, ताड़ी मेहरबानी, लेट वही था जी, मेहरबानी जी। लेकिन इससे पहले राना साहब, मुझे वो 13 अप्रैल 2012 याद है, जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने एक शेर लिखा था। उन्होंने कहा कि गुज़र तो खैर गई है तो तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों में गुजरी है। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का अपना लिखा हुआ शेर। देखिए तो बिल्कुल ठीक है, क्या उन्होंने जैसे मियाँ साहब ने ना तकरीर लिख रहे थे, तो मैं लिखता जा रहा था, मैं कि यार मियाँ साहब कमाल किया। उन्होंने कहा लिख के लाए, कसम ले लें, मैंने कहा नहीं, मोहब्बत तो आपकी है सर, मेरी मोहब्बत तो इतनी है उनके पास साथ कि मैं, चूंकि मेरी मोहब्बत है सच के साथ आए। उन्होंने कहा जी हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, ये मियाँ साहब ने अल्फाज के। तो बंदा पूछे वो कुल्हाड़ी करी इमरान खान ने मरवाई, वो कुल्हाड़ी करी जैसे साकिब निसार ने मरवाई, वो कुल्हाड़ी कौन सी किसी जनरल साहब ने मरवाई जो आपने नाम लिए, एक ले लिया नाम। उसमें उन्होंने कहा 1990 में अगर हम हुकूमत हमारी को ना गिराया गया होता, 1990 में इनकी हुकूमत किसने गिराई थी? इमरान खान ने, पीपल्स पार्टी थी। यार बोले तो सही। मैं, मेरी याददाश्त कमजोर, आपकी याददाश्त अक्सर कमजोर रहती है। बात यह है कि मियाँ साहब बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हुकूमतें नहीं गिराना चाहिए थी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं कुछ एक सवाल है मेरे आपके आगे, और ये किसी तौहीन में नहीं आएंगे, ये किसी कानून के उस जुमरे में नहीं आएंगे जिसमें आप कह सके मैं गलत कह रहा हूं। ये तो आप कहते हैं कि नहीं, चले वो कहते हैं, मैं उसके लिए मुख्तियार हूं। मोहम्मद खान जतोई की हुकूमत आपके दोस्त थे, वो किसने गिराई थी? जुनेजो साहब। हाँ जी, जुनेजो साहब, जतोई सॉरी, मोहम्मद खान जुनेजो साहब की। फिर आप जरा बता दें मियाँ साहब, बेनजीर की 2 दफा, बेनजीर शहीद की 2 दफा हुकूमत किसने गिराई थी? फिर जरा आप ये भी बता दीजिए, मेमो गेट, फिर आप काला कोट पहनकर किसके खिलाफ गए थे? किस वजीर आजम को आपने घर भेजा था? मियाँ साहब जरा मुआवजा कीजिए, आप कितनी दफा गए और आपने कितनी दफा लोगों को घर भेजा, जरा ये तो मुआवजा कीजिए ना, ये तो देखिए। फिर आप ये भी बता दें। बिल्कुल, मैं जिस तरह पहले दिन से कहता हूं 9 मई के मुजरिमों को नहीं माफ करना चाहिए, उस वक्त तो बानी तहरीक इंसाफ जो है वो आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रहा था, उस वक्त तो कोई जज आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रहा था, उस वक्त तो किसी भी जज ने आपका केस किसी अदालत में नहीं लगाया था। दूसरा मियाँ साहब ये भी बताइए कि आप कितनी दफा आपको फारिग किया गया और आपने कितनी दफा किया? अगर मुआवजे में आप ज्यादा निकल आते हैं तो फिर मुजरम कौन है? फिर मुजरम कौन है? फिर वो कौन है? मैं बताता हूं। वो है जो बार बार इक्तदार के लिए आता है, जो समझता है कि मेरे अलावा ना कोई वजीर आजम हो सकता है, मेरे अलावा या मेरे खानदान के अलावा ना मुस्लिम लीग नून का कोई सदर मुस्तकिल हो सकता है। मुझे एक बात तो बताएं, आज बड़ी गुफ्तगू होती थी, क्या मुस्लिम लीग नून पूरी के अंदर एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो सदर बन सके? जैसे साहब बताए, बड़ा मिठाई का डब्बा लेके फिर अंडे हो, बताए ना मुझे। भाई आप पहले ये देखें, आपने कितनी दफा किसकी हुकूमत गिराई में नहीं उतरता, किसके मुतल्लिक किसने क्या कहा? मैंने बाटी गेट चौक में नहीं कहा था कि गिरेबान से पकड़कर सड़कों पर घसीटूंगा। ये जनाब जिन्होंने कहा था, ये वो जवाब दें कि इन्होंने किसकी हुकूमत गिराई थी, कौन किसके इस्तकबाल के लिए नहीं जाता था, मुल्क के वसीतर मफाद में। अब यार क्या वसीतर मफाद? मुंह जब आपकी बारी है मुल्क के वसीतर मफाद, मुल्क का वसीतर मफाद तो फिर ये है कि सारे इकट्ठे हो जाओ, इस मुल्क के लिए सोचो। मुल्क का वसीतर मफाद तो फिर ये है। इतने सालों से आपको 28 तारीख याद नहीं आई, फिर मैं आपको बार बार पूछता हूं, कल भी आप टाल गए थे मुझे,
परसों भी आप जब आपसे बात पूछता हूं आप टाल, क्या मुल्क का वसीदन मफाद है? क्या IMF आपका बजट बना रही है? ये है हमारी औकात, ये है हमारी अहमियत। हम लोगों को तल्ले मिनते कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता जनाब ऐसा कर ले, खुदा का वास्ता ऐसा कर ले। ये है हम, यहां पे हम खड़े हैं, ये हमारी टोटल चीजें। पाकिस्तान की सियासत में आज आप एक चीज को मान लें कि आज के दिन यह साबित हो गया है कि वो जेल में बैठा शख्स इन सबसे तगड़ा है। वो तो हम उनका नाम लेने पर पाबंदी लगा रखी है, तो सब तकरीरें ही उसी पे करते हैं। वो शर्जील मेमन साहब ने भी कहा ना कि जेल में बैठा हुआ शख्स हुकूमतें बना रहा है, टिकटें बांट रहा है। वो तो जानकार फिर है, फिर एक आर जान जाके उसे रामकरण कि अगर वो जेल में भी इतना मजबूत है तो बाहर आके तुम लोग समझाओ कि वो क्या करेगा। पाकिस्तान के अंदर अगर हमने आने वाले वक्त में कुछ देखना है, अगर हमने पाकिस्तान को बेहतरी के रास्ते पे लेकर जाना है, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, तो फिर उसके लिए मियाँ साहब आपको अपनी पहली तकरीर याद करना होगी, जो तकरीर आपने मीनारे पाकिस्तान पे की थी, जिसमें आपने कहा था भूल गया मैं सारा कुछ, अब हम मिलकर आगे चलेंगे। मियाँ साहब अभी तो 1 साल नहीं हुआ। तो मियाँ साहब ने तो आज कहा है ना इस कौम की याददाश्त बहुत कमजोर है, तो इसलिए वो भी इसी कौम के नुमाइंदा हैं, तो उनकी भी अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अच्छा वो 104 का डॉलर का बार है, 4 रुपए की रोटी का बोरी है, 10 रुपए किलो सब्जी का बोरी। अब तो मियाँ साहब है ना, अब तो रास्ते में रुकावट कोई नहीं, बंदा जेल में है, ठीक है, जरदारी साहब ऊपर है, नीचे ये है, और उससे नीचे अवाम है जिसको ये दर रगड़ा लगाते जा रहे हैं। पीस दियो अवाम नो, रगड़ के रख दियो इन्होंने, छड़ना ना बच्चे कोई ना। मियाँ साहब ने आज कहा कि शहबाज शरीफ साहब को मुझसे दूर करने की बड़ी कोशिश की गई, उन्हें कहा गया कि वज़ीर आज़म बना देंगे, लेकिन वो मुझसे दूर नहीं हुआ। अच्छा एक बात तो मुझे बताएं, मियाँ साहब ने एक बात कही है, आप चूँकि करीब होते हैं, करीब तर होते हैं, मुझे बताएं, मियाँ साहब ने कहा जी मुझे पैगाम आया कि आप हुकूमत छोड़ दें नहीं तो हम ये कर दें। ये पैगाम दिया किसने? पैगाम रसानी का काम तो बहुत सारे लोग करते हैं। कौन था मुझे बता दें? अदलिया का बात नहीं था? अदलिया का होता तो बता ना देते, जब वो साकिब निसार साहब का नाम ले रहे हैं तो बता देते। तो फिर मियाँ साहब हिम्मत पैदा करें ना, जो आपके पास गया था उसका नाम लें। अगर आप अब भी हिम्मत पैदा करके नाम नहीं ले सकते तो फिर क्यों किसी को मुजरम कहते हैं? फिर क्यों किसी को कहते हैं तुम जुम्मेदार हो, तुम तीसरी ऑप्शन थे? तो जब आप पहली दूसरी तीसरी ऑप्शन थे उस वक्त क्या था? क्यों नहीं हम ये कहते कि जनाब भूलें माजी, आए इकट्ठे हो जाए, अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इस मुल्क के लिए एक हो जाए। क्या आज पूरी तकरीर में यौम तकबीर के मौका पर किसी जगह ये ऐलान हुआ क्या ये पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाए? हुआ ऐलान? किसी ने ये बात की? पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात हुई? यासर साहब ये तो अब है सियासी तेजी। पता क्या होना है? 15-20 दिन बाद आपकी हुकूमत ने क्या करना है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं आने ही आपके ऊपर, वो तो हम इंशाल्लाह चैलेंज करके हम हुकूमत का वो बिल तो खत्म कराएंगे इंशाल्लाह ताला। डटे हुए हैं, डटे रहेंगे, जो मर्जी हो जाए, सच बोलने से बाज नहीं आएगा। लेकिन कुछ एंकर पता क्या किया करेंगे फिर? ये हुकूमत ने, ये आपको मैं इसी तरह बता रहा हूँ, हुकूमत क्या चाहती है, किस तरह खबर बयान करे, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर लाठीचार्ज होगा ना, हुकूमत के मुजाहिरीन पर पुलिस ने मोहब्बत से लाठियां बरसाई और उसके बाद लाठियों से थपथपाया, लाठियां बरसाई और खुद गिरकर जख्मी होने वाले मुजाहिरीन को अस्पताल में बेहतरीन इलाज मुआवजा दिया गया और उसके बाद हुकूमत ने उन्हें हवालात में तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए रख दिया। ये हुआ करेगी कमाल की, या क्या खबर हुआ करेगी। ये खबर चाहते हैं आप असर, ये खबर चाहते हैं, ये खबर हुआ करेगी जनाब वजीर आला साहिबा गई, फूलों की पत्तियां निछावर हुई, लोगों की आंखों में नूर आ गया, हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई, जो करप्शन थी उस रोशनी से खत्म हो गई, इतनी तेज रोशनी हुई कि करप्शन खत्म हो गई। ये सुनना चाहते हैं? ये है सारा।
ये आप ये चाहते हैं, ये होना नहीं, जितना मर्जी जोर लगा लें ये बात नहीं होनी, इसलिए नहीं होनी। मैं आपको आज फिर एक बयान आ गया ना एशिया पैसिफिक का भी, ये तो चलेगा। ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त ग़ुलाम हो जाएगी, नहीं होगी। अगर सहाफ़त ग़ुलाम है तो मियाँ साहब फिर आप जो बोलने हैं वो इस ग़ुलामी में बंदा बोल नहीं सकता। सच बोल दें। ले नाम किसने आपको पैगाम दिया ये भी बताएं। आपने किसके कहने पे, आपने क्यों त्यारा हाईजैक करने की कोशिश की, बताइए ना फिर आप भी, बताइए आप भी कितनी हुकूमतें क्यों गिराई, बताइए फिर आप भी। ऊपर से यासर पता है ये बंद गली में फेंकते फेंकते खुद इनके साथ क्या हो गया? क्या हुआ? ये जो 2 ऑर्डिनेंस आप लेके आए हैं, हाँ जी, हाँ, एक पे तो ख्वाजा साद रफीक साहब का ट्वीट देख लिया, हाँ जी, एमकेएम का बयान देख लिया आपने, नैब वाले पे एमकेएम का बयान देख लिया जी। 30 तारीख को नैब के उसी मामले पे केस पे तारीख है और यही खान का मौकफ जीत गया। ये पहले तरमीम करके जो इन्होंने भेजी उसके बाद ऑर्डिनेंस ले आए। ये कहते हैं कि हमने तो इमरान खान की सहूलत की बड़ी, तो वो 14 दिन का रिमांड काटेगा। पहले बेनिफिशरी। अब मुझे बताएं, एक ऑर्डिनेंस आप लाते हैं, कहते हैं जनाब हम तो लेके आए पार्लियामेंट से और पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर करा के लेके आए, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस आ जाता है। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि फॉर्म 45, 47 का इतना शोर मचा हुआ है। आप कहते हैं जो रिटायर्ड जजेस जो है वो केस देखेंगे। क्या हाजिर सर्विस जजेस भी आपको यकीन नहीं है? और जो आज छोटे मियाँ साहब वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर में कुछ अल्फाज कहे हैं ज़मानतों के हवाले से, हमें तो जेब नहीं देते। मुझे बताएं क्या ये टकराव की सियासत नहीं है? नहीं है टकराव की सियासत? यार बोल बा तेरी नहीं मिठाई किधरे जाती, मैनू लगता मैं छड्डनी पैनी। मुझे तो समझ नहीं आ रही। तुसी फिकी करती। एक ब्रेक लेते रहो। ब्रेक लेते हैं यार, बात करो ना, पहले इसका जवाब दो फिर ब्रेक की तरफ जाना ना। मैं ब्रेक में जवाब सोचता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी समत है, मुआशी समत है और एक दूसरे से रफ्त ख़त्म करने का जो मामला है वो किस हद तक हो सकती है? कोई मसालती फार्मूला हो सकता है जिसके ऊपर अमल दरामद हो सके? एक बार कुछ हवा चलती है जिससे लगता है कोई मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, फिर दूसरी तरफ से हफ्ज़दा पैदा करने का माहौल किया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? अगर हुकूमत है और हुकूमत किसी के साथ मिल के बनाई गई है तो एक तरफ से बयानबाजी कुछ और तरह की, दूसरी तरफ से मसलहतन उस पर खामोशी, दूसरी तरफ से इकदाम कुछ और तरह के, और उधर से हुकूमत वक्त जो है उसके लोग जो हैं या उसकी पार्टी से मुंसलिक लोग जो हैं वो उसकी तरदीद करते हुए सामने आते हैं। एक तरफ बिल पेश किया जाता है तो बिल की मुखालिफत की जाती है। क्या ये एका है अंदरूनी तौर पर और ज़बानी तौर के ऊपर कुछ और दिखाया जाता है मंजरनामे पे, या फिर अंदरूनी तौर पे भी रिफ्ट है? और ये मंजरनामा किस सतह पे जाके एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठ के जो फैसला करेंगे उसकी इंप्लीमेंटेशन कितने अरसे में हो सकती है? एक बुनियादी सवाल है, इसी पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा ने। शानदाना साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शानदाना गुलजार साहिबा, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर दोबारा से मुंतखब हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर का माखज़ है उस पर तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज ये बात की है कि मशवरे हो रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को जमानत दिलवाई जाए, लेकिन साजिशें नाकाम होंगी। अब जमानतों को लेके क्या साजिशें हो रही हैं? बहुत शुक्रिया जी। भारत से मैं रोड पे हूँ इस वक्त, मेरे इलाके में कल परसों से ऑपरेशन हो रहा है तो उसकी वजह से आवाज थोड़ी आती जाती रहेगी। देखिए मेरी बात याद रखिएगा, साजिशी वो लोग हैं जिन्होंने जनरल बाजवा के एक खत पे लेट गए, सारे पूरे मुल्क का कबाड़ा कर दिया। साजिशी वो लोग हैं जिन्होंने परवाह नहीं की, निकले थे जी गुर्बत को खत्म करने, खत्म कर दिया गरीब को। साजिशी लोग हैं जिन्होंने अरबों खरबों इस मुल्क चलाया, अपनी ही स्टील मिल से खरीद के स्टील और फिर मोटरवेज बनाई ताकि इनका बिजनेस दुकानें थे। साजिशी लोग हैं जिन्होंने एक बेगुनाह आदमी को जेल में डालने के लिए लंदन बनाया पहले फन। इनकी फिक्र, इनकी सोच यही है कि इस मुल्क में गरीब और मजीद गरीब हो जाए, मालदार और मजीद मालदार हो जाए और मिडिल सबका स्क्वीज हो जाए।
और साजिश का क्या मतलब है? इस बंदे पे 200 झूठे केसेस किए, वो तो जेल निकलने की किसी को उससे इस्तेदाद है कि किसी जर्नलिस्ट को खान कह देते, किसी MNA MPA, मैं कितनी दफा मिलने गई हूँ, एक दफा तो खान कहते हैं ना कि डील करनी है। मेरे साथ 2 दफा शरियार रफीरी भाई गए हैं, एंड आई कैन each time शरियार would get incredibly emotional और खान साहब से लड़ते थे कि सब कुछ छोड़ें, बस आप आए। और खान साहब का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि जो हम बातें सुनते हैं डील या ढील की, वो खान साहब के नेचर में नहीं है। तो ना ये है कि किसी ने उनको ऑफर किया कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, कोई कहता है उनको ऑफर हुई है कि आप मुल्क पे बैठे रहें, बस सियासत छोड़ दें, -1 कर लें, कोई कहता है कि बस आप चुप कर जाएं, हम आपको निकाल देंगे, या फिर जेल में बैठे रहे। खान साहब ने चौथी ऑप्शन ले ली, तो वो बंदा तो जेल में बैठा अपनी सजा काट रहा है, एक बेगुनाह आदमी सजा काट रहा है जिसने कोई जुर्म नहीं किया। और रही मुफाहमत की बात, याद रखें, पाकिस्तान को हम पनाहपुश नहीं कर सकते, ये मुल्क हमारा है, पाकिस्तान को नहीं टूटने देंगे। अगर मुजाहमत करनी पड़े तो वो भी करेंगे। खान साहब बार बार ये जेल से कि मैं जेल से नहीं निकलूंगा जब तक मेरे पास गारंटी ना हो कि मेरे मुल्क के खून पर सौदा नहीं होगा। अच्छा, आपको क्या नज़र आ रहा, खान साहब की रहाई कब तक होगी? अली अमीन गंडापुर साहब की इतवार को एक मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात को बड़े ही करीब से लोग देख रहे हैं कि इतवार के रोज़ अली अमीन गंडापुर की मुलाकात होनी, इतवार से एक दिन पहले किसी और से मुलाकात होनी। क्या अली अमीन गंडापुर साहब इस पर कोई रोल अदा कर रहे हैं? देखिए, जितना मुझे पता है, मैं तो दुआ कर रही हूँ कि कोई भी रोल अदा करे, लेकिन आज़ादी खान साहब को ये पॉलिटिकल केसेस हैं और ये पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे, याद रखिएगा। अदालतों ने हर ड्रामा किया हमारे साथ, इलेक्शन में किया, तजवीज़ को निंदा, ताईद को निंदा, हमारे लोगों को उठवाया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, पिटवाया, कुछ शरीफ लोग तो बस गायब ही हो गए, कुछ इन्हीं के बंदे थे फसले बटेरे जो आते जाते रहते हैं। याद रखिए, खान साहब उस दिन जेल से निकलेंगे जब कोई इंसानियत वाली अदालत को निडर अदालत से कहे। आज हो रहा था 28 को, इन्होंने इन डेस्परेशन एक पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया, तो फिर चाहिए कि इंसाफ तो तकाजा है कि कल वो केस सुना जाता साइफर का, कल की कल खान का फैसला हो जाता, इधर वाले केस पर डिसीजन रिजर्व हो जाता है। वो इतना गंदा केस है, एक मियां बीवी के पाक रिश्ते को इन लोगों ने इतना मस्मार कर दिया सिर्फ अपनी जिद में। और वो अंग्रेजी में कहते हैं यू कट ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर ओन फेस। ये लोग पाकिस्तान को तकलीफ देना चाह रहे हैं जस्ट टू हर्ट इमरान खान। 2 साल में जी आपको मुझसे ज्यादा पता है, आप जर्नलिस्ट हैं, आप दुनिया देखते हैं, ये बिजली आसमान से बात करिए, ये खाना, ये डीजल, ये पेट्रोल, अभी तो आप देखेंगे ये जो कातलाना बजट आएगा, ये बेसिकली गेम इसलिए खेल रहे हैं कि इट्स अ हॉरिबल बजट, और चाहते उससे अटेंशन इधर उधर की कंस्पिरेसी डाल देते कि जी अब मुजीबुर रहमान का नाम ले लिया, ओहो बांग्लादेश का नाम क्यों ले लिया। जाने हैं बांग्लादेश शायद आर्मी पब्लिक स्कूल से बाद या आर्मी पब्लिक स्कूल से पहले दिल खराश वाक़या था जिसमें आधे का आधा पाकिस्तान हमसे छीन लिया इंडिया ने। किसने किया? अपने लोगों ने किया। तो क्या इमरान खान को हक नहीं है कौम को वार्न करने का? वो तो साइफर केस में हाईकोर्ट भी कह रही है कि खान साहब का हमें जरा जुर्म बता दे कि उसने क्या जुर्म किया और उसकी सजा बता दे। और ये हुक्म के वकील आए बाय शाये, मुझे तो शर्म आई थी अदालत में बैठे हुए कि वो वकील कैसे, वो अमेरिका नाराज हो गया ना, अमेरिका नाराज हो गया ना, ये हम गुलाम है, ये हम अमेरिका का टैक्स पेयर रख रहे हैं कि अपना टैक्स पेयर रख रहा है। अली अमीन साहब जो भी करें याद रखे होगा वही जो अदालत फैसला करेगी, क्योंकि अगर अदालतों ने इंसाफ देना शुरू कर दिया खान साहब का कोई केस भी सच्चा नहीं है। अच्छा शानदाना साहिबा, ये पिछले दिनों परसों की बात है या कल की, मलिक रियाज साहब की एक्स अकाउंट से एक ट्वीट होता है और फिर आज उनसे मंसूब एक ऑडियो जो है वो मंजर आम पे आती है कि मैं प्रेशर बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैंने रिकॉर्ड कुछ करके रख लिया है और मैं वो भी मर जाऊँगा, वो आवाम तक पहुँचा के जाऊँगा। और अभी की खबर ये है कि जो रावलपिंडी में बहरिया टाउन है वहाँ पे नैब ने छापा मारा है। तो क्या ये लिंक आपकी पार्टी से? देखिए, जो बंदा इस मुल्क में हक की बात करता है उसको इसी तरह पहले उसको ऑफर ब्राइब्स होती हैं, जब ब्राइब्स नहीं होती थ्रेट्स होती हैं, जब थ्रेट्स भी नहीं मानते फिर उनको जेलों में डाल दिया जाता है या नैब आ जाती है या उनके दफ्तर सील कर दिए जाते हैं। दूर जाने की क्या जरूरत है? मतलब एक अजीब बात है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इस खित्ते में कि इसका पहला गवर्नर जनरल कायद आजम बानी है पाकिस्तान, उसको 4 घंटे एम्बुलेंस नहीं मिलती है, वो सड़क पे पड़े रहते हैं। मानने की बात तो नहीं है। फिर लियाकत अली खान, उनको अमेरिका का ऑर्डर आता है कि सीटो सेंट्रो RCD खत्म करो, वो क्यों खत्म करते? वो भी नाफ्टा टाइप अग्रीमेंट चाहते थे पाकिस्तान के लिए, एक ट्राईपार्टाइट कि पाकिस्तान जल्दी तरक्की करे। पाकिस्तान का हाल तो सबके सामने, उसको भी शहीद कर दिया गया, आज तक किलर्स नहीं मिले। फातिमा जिन्ना मादर मिलत, उसको शहीद कर दिया गया, उसको गद्दार कहा गया। बेनजीर भुट्टो शहीद, उसके वालिद शहीद।
तो जो समझता है अपने आप को बहुत ओवर क्लेवर कि हमने साइफर करवा लिया और अब हमारी जय होगी, इनको पता नहीं है कि जब बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन आपसे अपना काम करवा चुकी है, आपका जहाज उड़वा देती है। ये खान से कोई खतरा नहीं है, वो तो मिल्क का सच्चा मुजाहिद बेटा है। लेकिन हम लोग हिस्ट्री से नहीं सीखते, हम अपनी ये क्योंकि हमारी ट्रेनिंग अंग्रेज ने ये दी थी। हम तो ब्राउन साहेब है, हमें तो कोई ना इज्जत नफ्स है ना कोई कॉन्फिडेंस है। भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पैदा हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी पैदा हुए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गैरती कौम है, कितनी कुर्बानियां हम देते हैं, बारिशें सैलाब जंगे पर आए, यहाँ पे क्या क्या नहीं आया, लेकिन हम फिर भी विथस्टैंड कर जाते हैं सब कुछ। तो इसलिए अच्छा शानदाना साहब ये तो बता दें कि अब जी जब आप कह रहे हैं कि हम कोई डील नहीं, कोई कुछ नहीं, तो क्या फिर बजट के बाद तहरीक है? हमारी तो जी हर उस तहरीक होती है। आपने कभी देखा है हम टीवी पे हम आते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें बैन किया जाता है, हमारे वो कर देते हैं, बीपर कर देते हैं, पेशावर में हम निकल रहे हैं, पंजाब में हम निकल रहे हैं, अभी भी हमारे MNAs पे छापे हो रहे हैं, घरों में मुतअद्दिद MNAs पे छापे हुए हैं। मतलब हर किस्म की बर्बरियत हमारे साथ जारी है। सेडिशन का केस, जो सेडिशन का कानून है 124A उड़ा दिया था लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने PPC से, उसने केस कर दिया उमर नियाजी पे और मालेसन पे, हमारे 2 MNAs से। मतलब खुदा का वास्ता, ये आप मुल्क चला रहे हैं या क्या ये कोई ड्रामा है, ये कोई टिकटॉक सीरियल है? मुझे सिर्फ ये गिला है अपने लीडर्स से, जो मेरा लीडर तो एक वाहिद इमरान खान है, तो जिस मुल्क में लोग अपने आप को कहते हैं कि हम वो अपने हम लीडर्स हैं, हम विजनरीज हैं, हम इस मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो मुझे बता दें कि पिछले 2 साल में आपने कौन सी कसर छोड़ी है इस मुल्क को बर्बाद ना करने की, सिर्फ एक बुढ़े बाइडन को खुश करने के लिए। उसने तो गजा को भी तबाह कर दिया, यूक्रेन को भी तबाह कर दिया, जो उसका बच्चा है सगा इसराइल को भी तबाह करने जा रहे हैं। हमारे मुल्क में किसी को भी समझ नहीं आती कि खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा था। सिर्फ ये कहा था कि हमारी अफवाज, हमारी पुलिस, हमारे सिविलियन पराई जंगों में उनके सर ना कटे, उनका खून ना बहे। वतन के लिए सर हाजिर है, खून हाजिर है। लेकिन माजरत के साथ ये लोग इन चीजों में पड़ जाते हैं। हाई कोर्ट में ये हुआ, आज ये तकरीर हुई, आज DC नहीं बदला, आज AC नहीं बदला। दीज थिंग्स हार्डली मैटर। पाकिस्तान का सोचे, थिंक ऑफ द लार्जर पिक्चर। शानदाना साहिबा, जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ आपका मुज़ाकराती दौर हुआ और एक नहीं 2-3 हुए, क्या नताइज निकले हैं? क्योंकि जाके वो मुलाकात उन्होंने पीर पगारा से भी की है, तो बज़ाहिर बादी नज़र में ये लग रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे की पीर पगारा की जमात GDA के साथ पैचअप हो जाएगा। तो क्या ये कुली तौर पे अपोजिशन का इत्तेहाद होगा? देखिए, इस वक्त तो कुछ कहना मुश्किल है। मुझे इतना पता है क्योंकि खान साहब के अल्फाज मुझे याद है, जो मेरी पिछली विजिट हुई थी जेल में आज से तकरीबन 6-7 हफ्ते पहले, तो उसमें हमारी विजिट से पहले कुछ MNAs थे KP से, और वो खान से कह रहे थे कि सर हमारा जो GDA के साथ अलायंस है और जो हमारा अचगजई साहब के साथ है, जो हमारा मैंगल साहब के साथ है, जो हमारा जमात इस्लामी के साथ है, हमारा JUIF से डिफरेंट किस्मों को। और खान साहब ने बात कंफर्म कर दी कि JUIF और हमारे साथ एक ही नजरिया सिमिलर है कि जो 9 फरवरी को झूठा इलेक्शन हुआ और फॉर्म 47 के तहत लोगों ने कुरान पे झूठी कसमें खा के हलफ लिए, PM CM एक्सेट्रा बने, वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे इसके खिलाफ, और हम उनको इजाजत देते हैं वो हमारे जलसों में आए। They will be more than welcome। हम किसी पाकिस्तानी को हकारत की नजर से नहीं देखेंगे, प्रोवाइडेड नजरिया इमरान खान का हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप भी उनके जलसों में जाएंगे, वो भी आपके जलसों में जाएंगे और एक बड़ी तहरीक शुरू होगी। देखिए, हम तो उनके जलसों में मुश्किल है क्योंकि हमारा इस पूरा मुल्क एक लपेट में है। मौलाना साहब की तो कुछ सीटों पर उन्होंने केस किया हुआ है। हमने तो 90 सीट्स नेशनल असेंबली में, 68 सीट्स पंजाब असेंबली में, 31 सीट्स सिंध असेंबली में, 8 सीट KP और नेशनल असेंबली में KP की तरफ से, और तकरीबन 3 हमने बलूचिस्तान में किया। हमारा तो बहुत लंबा रास्ता है और हम किसी को खैर मकदम करते हैं जो खान के नजरिए के साथ खड़ा होगा। तो हम तो उसमें निकल जाते हैं। पता नहीं है, तो एक नई चीज है, आईन भी अब अदालत इंटरप्रेट करेगी जो क्लियर शिक है। हम इजाजत है प्रोटेस्ट करने की, हमें इजाजत है पुरअमन लोगों को इकट्ठा करने की, पर कई 144 लगा ले, कई से कर देते हैं, कई हमारे 3 पे धावे बोलते हैं। मतलब वो इतने कॉन्फिडेंट है, इतने हैं, इतने डॉलर की पाकिस्तान पर होने लगी है, तो हमारी बातों से उनसे क्या फर्क पड़ता है? किस चीज से डरते हैं? क़यामत भी गर्मी है, हम उसमें निकलना चाहते हैं, इनको क्या मसला है? ये तो अपने घरों से एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकलते, गाड़ियों के एयर कंडीशन, बाथरूम के एयर कंडीशन से नहीं निकलते। यानी हमसे क्या खौफ है? इन्होंने तो हमसे सब कुछ छीन लिया सिवाय हमारी इज्जत और गैरत के। इन्होंने हर चीज छीन ली हमसे, और इनको क्या चाहिए? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। शानदाना साहिबा, आप क्या समझती हैं कि अगले माह की तकमील से पहले इलेक्शन कमीशन वाले जो आपके केसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे?
या फिर इनको सालों इंतज़ार करना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन भी इशारों पर चलती है, अनफॉर्चुनेटली हर इदारा इशारों पे चल रहा होता है। मतलब खुद बताएं, ये कैसा पाकिस्तान है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, हमसे बैट छीन लिया जाता है, और आज उसी पाकिस्तान में अनअपोज्ड एक करप्ट खानदान का आदमी जिसका अपना भाई पीएम है, अपनी बेटी, उसको अनअपोज इलेक्ट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को, उस पर कोई मसला नहीं है। बाकी पार्टी जहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुई भी नहीं, उस पर कोई तनाजा नहीं है। लेकिन हमारे दो दफा इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, इनके ऑब्जेक्शन नहीं खत्म होते, तो आप समझ जाए ना कि ये गेम किस तरफ जा रही है। लेकिन याद रखिए, ये मुल्क 27 रमजान की रात को ये इन वेन नहीं बना था, ठीक है। बांग्लादेश तो हमसे हिंदुस्तान उखाड़ के ले गया, लेकिन इन खानदानों के बिजनेस बनाने के लिए हम हिंदुस्तान को ना कश्मीर देंगे, ना जीबी देंगे, ना AJK देंगे। पाकिस्तान का एक खतरा खून नहीं बहेगा इन ममालिक की। आप देखेंगे इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, लेकिन इन लोगों की जो ख्वाहिशात है उनके मुताबिक नहीं। इज्जत और गैरत से सर उठा के हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। अच्छा, आप बजट की क्या तैयारी है? बजट पे आपसे कोई मुशावरत की गई? अपोजिशन से कुछ चीज़ें पूछी गई? अपोजिशन से कोई तजावीज़ दी गई? किसी ने कुछ भी अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन देखते हैं क्या होता है। देखिए वो हमसे क्या मुशावरत करेंगे। सुनने में अजीब अजीब बातें आती हैं कि IMF और ये लोग बात करें, बस क्योंकि IMF की और मुल्क की नेगोशिएशन हमेशा सीक्रेट होती हैं, वो एक वक्त पे ही नजूल होती हैं। तो अब देखते हैं लोग क्या प्लान करते हैं। बट देखिए, जिन लोगों ने पिछले 2 साल में 17 अरब डॉलर खा गए, जो खान साहब छोड़ के गए थे, सेहत कार्ड के सारे पैसे खा गए, लंगर खानों के पैसे खा गए, पनाहगाहों के पैसे खा गए, एहसास प्रोग्राम के जितने पैसे थे बिस्क ये लोग खा गए, लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, रेडीबानों का प्रोग्राम खत्म कर दिया। इनसे आप ये तवक्को कर सकते हैं कि जो 2 साल में लोगों ने मुल्क के साथ लूट मार की है वो अगले 30 दिन में ये लोग ठीक कर लेंगे? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। शानदार है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाले मामले का क्या बनेगा और कब तक? फ्रैंकली भाई, इट सिंपली डजंट मैटर। खान की जो चॉइस होगी वी विल स्टैंड बाय इट। बट जो मुझे पता है कि इनर डीलिंग हो रही है, कभी मौलाना साहब को ऑफर हो रही है कि आपकी पार्टी हमसे PSC ले ले, कभी कहते हैं आप ले लें, किसी को कह कि हमारे ये जो होना हो जाए, जो हम करने जा रहे हैं मुश्तरका एहतजाज, वो ना हो पाए। गेम्स बहुत हम देख रहे हैं, बट याद रखिएगा, पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान सेकंड, पाकिस्तान थर्ड, द रेस्ट डजंट मैटर। पाकिस्तान को ठीक होने दे, PSC भी बन जाएगी, बाकी कमेटियां भी बन जाए। तो आप आगे हालात देख क्या रही हैं? आप तो बहुत ज़्यादा इन हैं, हम भी बहुत सी चीज़ें देखते हैं। आप क्या हालात देख रही हैं आगे आने वाले दिनों में? कब तक आप देख रही हैं कि खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी? मुझे लगता है कि हालात बेहतर होने से पहले ज़्यादा ख़राब होंगे। मुझे लगता है इनकी जो जिद है ना, इमरान खान को नीचा दिखाना है, उसमें ये पाकिस्तान को बलि चढ़ाएंगे। मुझे सिर्फ ये फिक्र है कि अपनी जिदों को पूरी करने के लिए ये वतन को आग लगाएंगे। सो आई होप ऐसा ना हो, लेकिन आसार सर उसी तरफ देख रहे हैं। रास्ता उस तरफ को जाता हुआ देख रहे हैं कि जिसमें अनारकी दिखाई दे रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बेहतरी के कोई हालात निकल आएँ और मुल्क के, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर इक़दाम हो जाएँ। बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अगर मौजूदा मंजरनामे पे देखा जाए तो चीज़ें किस हद तक तब्दील हो सकती हैं? राना साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप क्या कमेंट करना चाहेंगे मलिक रियाज साहब की वो ट्वीट और अब हालिया इक़दाम? देखिए, इस पर बड़ी क्लियरेंसी है। मान लो तो बेहतर, ना मानो तो तैयार हो जाओ, बस मैं इतना ही कहूँगा। यहाँ पे बोलने पर भी और वादा। अब मुझे एक बात बताए, मलिक रियाज अब बन भी जाते हैं वादा माफ हुआ, अहमियत रहेगी? बताए ना मुझे, कोई अहमियत रहेगी? पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि हदायतकार कौन है, फिल्म साज कौन है, अदाकार कौन है और समझाने वाला कौन है, कौन किस जगह कार है। अब बड़ी क्लियर सी और साफ सी चीज़ है, जितना शोर मच चुका है, अब उस शोर में आप क्या समझते हैं कि ये मसले हल हो जाएंगे? इससे किसी एक गवाही से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं होंगी। आप पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जाएं। आप एक चीज़ को तस्लीम कर लें, अच्छा तस्लीम कर भी चाहते हैं, हर मीटिंग में उसका जिक्र भी करते हैं कि एक शख्स जो जेल में बैठा है, इन्हें पता है कि सियासत पाकिस्तान की उसके इर्द गिर्द घूमती है, इनको उससे बात करनी पड़ेगी। वो बंद गली में नहीं है, ये बंद गली में, या बंद गली से निकलने के लिए कोई दीगर चीज़ें जो वो कर रहे हैं वो किस तरह होंगी? आपको पता है कि उसका बंद गली से किस तरीके से निकला जा सकता है? बैठ के गुलाबी की जाए, हर जमात अपने तई वो खुद एहतसाबी करे तो कोई ना कोई तो रास्ता निकल सकता है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे पर बात होगी कि बेहतरी के इम्कानात किस हद तक रोशन हो सकते हैं और किस तरीके से। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिहाज से हुकूमत पाकिस्तान जो है वो बहुत तगोदो कर रही है। अगर हम गुज़श्ता कोई 2 साल का अरसा देखें तो मुख्तलिफ ममालिक हैं जहाँ पे पाकिस्तानी डेलीगेशन गए और उन्हें ये बताया कि ये सही वक्त है पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का। जब हमने दुनिया को ये बताया है कि बराबरी की बुनियाद के ऊपर काम किया जा सकता है और मुल्क में बेहतरी के इम्कानात रोशन किए जा सकते हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे सरमायाकारी करने के लिए अरब ममालिक में से लोगों को राग़िब किया गया, टर्की में जाके लोगों को राग़िब किया गया और बैरूनी सतह के ऊपर ये बताया गया कि हमारे प्लान हैं अगले 20 से 30 साल तक के। अगर आप सरमायाकारी करेंगे तो बराबरी की बुनियाद के ऊपर काम करके दोनों बेनिफिशरी हो सकते हैं। तो इसी ज़मन के अंदर जो हालिया मुलाकातें हैं उसके नताइज क्या निकले हैं और बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान के हवाले से क्या प्लान रखते हैं और उनकी अप्रोच क्या है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हिज एक्सेलेंसी सुहेल अल-ज़रूनी साहब ने। चेयरमैन है अल-ज़रूनी ग्रुप के, मारूफ बिजनेसमैन है। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आप तशरीफ़ लाए हमारी खुसूसी दावत के ऊपर। मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरजीहात हैं कि पाकिस्तान जो है वो दूसरे ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पे आगे बढ़े। अगर ख़त्ते के दूसरे ममालिक हम देखें तो वो जिस हद तक तरक्की पा रहे हैं, ख्वाहिश हमारी भी वैसी है। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे सरमायाकारी करने से नताइज बहुत बेहतर निकल सकते हैं। तो आप क्या अप्रोच रखते हैं पाकिस्तान को लेके कि सरमायाकारी अगर यहाँ पे होनी चाहिए तो किस सेक्टर में ज़्यादा होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान माशाल्लाह आप लोगों के पास हर चीज़ ही है और आप एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, किस चीज़ के ऊपर आप करें। टूरिस्ट आपके हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है, जिसके ऊपर आप लोग ने मेरे ख्याल एक्सपोर्ट तो फिर भी होता है, टूरिस्ट के ऊपर आपने कभी भी फोकस नहीं किया हुआ है। मेरे ख्याल पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क तो नहीं होगा लेकिन चंद उस मुल्कों से है जो टूरिस्ट के ऊपर लोग ने कभी भी वो नहीं किया है। और दुनिया में आप देख ले जब किसी कंट्री के ऊपर डाउन होता है या कुछ भी होता है वो लोग सबसे पहले जो है टूरिस्ट के ऊपर फोकस करते हैं। अभी आप एग्ज़ाम्पल देख लें, हमारी कंट्री यूएई जो है उनके पास माशाल्लाह सब कुछ है, पेट्रोल भी है, पैसा भी है, लेकिन फिर भी वो लोग ने टूरिस्ट के ऊपर फोकस किया और माशाल्लाह दुनिया से लोग आ रहे और टूरिस्ट ऐसा घूम रहे। अच्छा, टूरिस्ट से ये खाली ये नहीं होता है कि लोग आए और घूम के चले जाए। जब लोग आएंगे आपके पास तो इधर होटल बिजनेस भी चलेगा, इधर रेस्टोरेंट भी चलेगा, आपके पास इनकम भी आएगा। फिर इसके बाद जो है लोग सोचेंगे कि हम इधर इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी ख़रीदें या कोई बिज़नेस करें। तो ये हर चीज़ जो है एक इससे स्टार्ट होती है। बाकी सुहेल साहब, आपकी चूँकि तलीम आपने एचएसएन कॉलेज से यहाँ से आपने तालीम हासिल की, पाकिस्तान से आपकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में आप लोगों ने बेइंतहा इन्वेस्टमेंट किया और अभी आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए लेकर आ रहे हैं। आप टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, टूरिस्ट के अलावा आपके मुल्क से और किस किस काम में यहाँ पे इंटरेस्ट है? क्या सिर्फ आप टूरिस्ट पे करेंगे, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए कोई चीज़ें करेंगे, यहाँ पे होटल खरीदेंगे या कुछ करेंगे, या फिर यहाँ पे कोई और बड़ी सरमायाकारी करेंगे जिससे पाकिस्तान हो जाए? नहीं, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा आपके पास 4 सीज़न, आपके पास हर चीज़ आप एक्सपोर्ट हो सकता है। इधर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोल सकती है, इधर बहुत काम है पाकिस्तान में। मतलब आप अगर गिनना शुरू करें तो मैं खाने 3-4 दिन लग जाए अगर मैं एक एक का नाम दूँ। तो माशाल्लाह इधर हर चीज़ है और इधर फैक्ट्रीज है जो एक्सपोर्ट कर सकती है। यहाँ फैक्ट्री लगे और यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट हो पाकिस्तान की, क्यों नहीं हो सकती? पाकिस्तान में हर चीज़ आप कर सकते हो और क्वालिटी भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर आप देखें आपका कॉटन जो है, आपके एमरल्ड जो है वर्ल्ड के बेस्ट एमरल्ड है जो कभी नाम ही नहीं दिया जाता, ये पाकिस्तान का है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है और मेड इन पाकिस्तान नहीं होता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं हुआ जाता है, ये चीज़ फोकस करनी चाहिए यहाँ की गवर्नमेंट को। सुहेल साहब, आपने कॉटन पे तवज्जो दिलाई। कॉटन पे यहाँ पे बम्पर क्रॉप्स भी होती रही हैं। आपको ये भी मालूम होगा, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में आपका मुशाहिदा काफ़ी गहरा है, आपको मालूम होगा कि एक वक्त आया कि इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश मूव होना शुरू हो गई। बहुत सारे लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बायस भी इस फील्ड से अलहदा होने लगे। आप क्या समझते हैं, मशवरा क्या देंगे हुकूमत पाकिस्तान को कि इस इंडस्ट्री पे अगर तवज्जो देनी है तो उसके साथ साथ किसानों को भी इस तरफ राग़िब करना होता है कि वो उसकी प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि बहुत सारे किसान अब कपास को छोड़ के किसी और चीज़ के ऊपर चले गए हुए हैं। तो क्या समझते हैं कि हुकूमती सतह के ऊपर इनकी सरपरस्ती किस तरीके से हो सकती है, बेनिफिट क्या दिए जा सकते हैं जिससे ये इंडस्ट्री परवान चढ़ सकती है?
देखिए, मैं तो ये सबसे पहले ये बोलूँगा कि जब गवर्नमेंट कोई भी बड़े बिजनेसमैन होते, फैक्ट्रीज़ वाले होते या जो भी एक्सपोर्ट करने वाले थे, वो जो है चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो, वो सिर्फ बड़े टॉप लोगों से नहीं मिले, वो मिडिल क्लास वालों से भी मिले और लो क्लास वालों से भी मिले जो कुछ चीज़ बना रहे हैं और जो सोच सकते कुछ करने के लिए। आप लोगों के पास माशाल्लाह आप लोगों का यूथ इतना अच्छा है कि हर चीज़ कर सकते हैं और किसी ने फोकस नहीं किया कभी भी। अगर आप देखा जाए तो ठीक है, माशाल्लाह टॉप लोग हैं यहाँ के बिजनेस में, लेकिन आप लोग को चांस देने चाहिए दूसरे लोगों को भी, जो मिडिल है और लो क्लास लोग हैं, जो मे बी उनके आइडिया और अच्छे होए और मे बी गवर्नमेंट उनको हेल्प कर सके। जैसे साहब, आप बतौर इन्वेस्टर पाकिस्तान आए हैं, पहले भी करते रहे हैं, पूरी एक टीम लेकर आए, आप ये बता दें कि आपको पाकिस्तान से तवक्कुआत के साथ साथ क्या चाहिए? पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आपको क्या ऐसी सहूलियात दे कि मज़ीद इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान आए? देखिए, सबसे पहले तो हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इतना अनसिक्योर नहीं है जितना दिखाया जाता है बाहर के मुल्कों में कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ प्लेस। अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है, लेकिन उसके बावजूद जो है मेरा जो है हमेशा आना होता है। लेकिन अगर ऐसा दूसरे जो मिडल ईस्ट के अरब्स है या दूसरे लोग फॉरेनर जो अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको सिक्योरिटी चाहिए। अब सिक्योरिटी वही होगी कि जैसा अगर टूरिस्ट आएंगे वो लोग देखेंगे कि हर चीज़ ओपन है तो फिर ज़ाहिर बात है वो इन्वेस्ट भी करेंगे और बहुत हैवी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा सुहेल साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी तक की हालिया जो कोशिशें हैं पाकिस्तानी हुकूमत की, उसके बायस कितने बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान में हो सकती है और उसका आउटपुट क्या निकलेगा और ये प्लान कितने अरसे में एग्जीक्यूट हो सकता है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि देखिए जो गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है बहुत ज़्यादा हाई, उसमें अभी लास्ट टाइम हमने सुना है कि यूएई के गवर्नमेंट जो है और सऊदी के और बाकी जीसीसी के वाले भी इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं। लेकिन आपको ये भी सवाल पूछना है गवर्नमेंट से कि उसमें मिडिल क्लास और लो क्लास वालों का कुछ फ़ायदा है? उसमें उन लोगों का फ़ायदा है जो मुश्किल से दिन में एक वक्त की रोटी खाते, उनका कुछ ऐसा होगा कि रात को इज़्ज़त की एक रोटी खा के आराम से हमदुल्ला करके सो जाए। लेकिन सब ये चीज़ें सोचना पड़ता है, खाली ऊपर टॉप के लोगों को नहीं सोचना पड़ता है। तो आपके पास क्या आइडिया है, क्या आप आइडिया लेके आए हैं, क्या आपके जहन में ख्याल है जिससे इस मुल्क के लिए, चूँकि आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत है ना, तो आप आए हैं, आपका मुल्क भी तरक्की करे और ये भी तरक्की करे, दोनों मुल्क? देखिए, हमारे मुल्क में तो यूएई माशाल्लाह आप लोगों को पता है कि जो हमारे रूरल्स है वो हर चीज़ जो है ना खुद पर्सनली जाके देखते हैं और चाहे वो बिज़नेस के लिए जाए, मतलब आम पब्लिक में जाके मिलते हैं, इमारती से मिलते हैं, उनसे आइडियाज़ लेते हैं। ये चीज़ें आपको, जैसे मैंने लास्ट अभी भी जो थोड़ी देर पहले भी बोला है कि आप लोगों को चाहिए कि नीचे लोगों से मिले, उनसे एडवाइस ले, उनको हेल्प करें। अगर सिर्फ आप ऊपर के लोगों से एडवाइस लेके और हेल्प करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि जो नीचे वाले लोग हैं वो खुश होंगे और उनका कुछ फ़ायदा होगा। ज़रूरी साहब, आपकी कंपनी या आपके दोस्त अहबाब जो आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मजमूई तौर पे कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और कितने अरसे पे मुहित वो प्लान होगा? अमाउंट तो मैं अभी लॉन्च नहीं कर सकता, मतलब नहीं बता सकता, लेकिन माशाल्लाह हमने काम किया है और अभी कर रहे हैं। और मेरा जो फोकस होता है वो मेन चीज़ ये होता है कि पाकिस्तान के लिए हम करें और पाकिस्तान के आवाम के लिए। अगेन मैं ये कहूँगा, हमारा जो मेन होता है कि कुछ ऐसा काम करे कि जो मिडिल और लो क्लास वालों को फ़ायदा होए। अच्छा, आप आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सारा मामला हो, पाकिस्तान की सारी गवर्नमेंट के मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात रहती है, पिछले दिनों आप मुलाकात भी की है, हुकूमत पाकिस्तान ने कितनी की यकीन दहानी कराई है इस मामले? वेल, वो तो 100% यकीन दिलाते हैं, लेकिन आगे देखो क्या होता है इंशाअल्लाह। आपकी कुछ उम्मीदें भी तो होंगी ना, पॉजिटिव उम्मीदें होंगी, तो आप उन यकीन दहानियों के बाद मायल हुए हैं पाकिस्तान आने के लिए? नहीं, उम्मीदें तो देखिए मेरी स्टोरी एक अलग है क्योंकि पाकिस्तान इज़ माई सेकंड कंट्री। मैंने आई ग्रो अप इन पाकिस्तान, मैं यहाँ पला बड़ा हुआ हूँ, तो मेरी स्टोरी एक अलग है और मेरी कोशिश सिर्फ ये नहीं होती है कि मैं और मेरा ग्रुप इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में। लेकिन आपके तवज्जुह से तो बहुत सारों ने इन्वेस्ट करना है। सर, आपको पता है ज़रूरी साहब की, सुहेल साहब का नाम जो है वो बहुत सी चीज़ों में नंबर 1 है। मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से।
तो बस हमारी कोशिश ये होती है कि हम बाहर से भी इन्वेस्ट करें। हमें सिर्फ ये चाहिए कि एज अ फॉरेनर जो है ना उनको सिक्योरिटी मिले, उनको गारंटी मिले। अब गारंटी का ये है कि देखिए माशाल्लाह आप लोग के जो है ना पाकिस्तान में 2.5-3 साल के बाद वैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो अब एक ऐसा एग्रीमेंट होए फॉरेनर्स के साथ जो इन्वेस्ट करे और वो जितनी भी गवर्नमेंट आए जो भी आए उनको कोई तकलीफ़ ना होए। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ तो लोग आना, अभी भी लोग पाकिस्तान में जो मेरे थ्रू मैं जानता हूँ सिर्फ मिडल ईस्ट में नहीं यूरोप में है और दूसरे कंट्रीज़ की मैं बताऊँगा कि वो लोग इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं पाकिस्तान में और बहुत हैवी उसमें करने चाह रहे हैं, लेकिन अगेन वो सिक्योरिटी मांगते हैं कि आज हम एग्रीमेंट करें और कल को जो है वो कुछ लॉ चेंज ना हो जाए। तो ये कुछ होने चाहिए इनको कि ये फॉरेनर्स जो है इनके साथ एग्रीमेंट करे कि 20 साल 30 साल जो भी है कि आपका लॉ चेंज नहीं होगा, जो भी गवर्नमेंट का लॉ चेंज होता है, जो गवर्नमेंट लीडर आता है वो आए और जाए, लेकिन इनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये बड़ी अच्छी बात है कि फॉरेनर्स जो जितने भी पाकिस्तान में हैं उनकी पॉलिसी एक जैसी रहे, हुकूमत जिसकी मर्जी आती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सुहेल साहब, आप क्या समझते हैं कि मिडल ईस्ट वाले लोग उनके साथ हमारी गुर्बत कुछ और तरह की है, बरादराना ताल्लुकात वाली, उनकी अप्रोच भी और तरह की होती है और उनकी एग्रीमेंट्स की डिमांड भी कुछ और तरह की है। यूरोपियन जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी अप्रोच में या उनके मुआहदों में किस हद तक फ़र्क होगा? देखिए अगेन फिर वही वाली बात है कि मिडल ईस्ट जो है वो तो हमेशा पाकिस्तान को जो है अपना दूसरा मुल्क समझाए और पाकिस्तानियों को अपने भाइयों की तरह रखे। यूरोपियन भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने अगर आप लोग समझते हैं। वही वाली बात है, अगर उनको सिक्योरिटी मिले, उनको ग्रीन लाइट मिले, उनको वेलकम किया जाए। देखिए जब तक आप पाकिस्तान में किसी इन्वेस्टर को, देखिए 2 किस्म के इन्वेस्टर होते हैं। एक ये होता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर लेके आ रहे हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। मैं बात कर रहा हूँ अगेन दूसरे लोगों का। तो अगर कोई छोटी इन्वेस्टमेंट भी आती है जो यूरोपियन कंट्री से या कोई और कंट्री से आती है मिडल ईस्ट के अलावा, उनको जो है और उनसे अगर पाकिस्तानियों को फ़ायदा होता है तो वाई नॉट। लेकिन वो आए कैसा, उनको आप बुलाओगे तो वो पता चलेगा कि भाई हमें तो पाकिस्तान इज़ वेरी सेफ प्लेस, और उनको आप वेलकम करें। उनको कुछ सिस्टम करने चाहिए। पाकिस्तान के सिर्फ रह के मीडिया में बैठ के बात करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ सिस्टम करने चाहिए। आप लोग का एक्सपोर्ट जो है इतनी अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है, लेकिन हम दुबई जो है एक मेरे ख्याल मुल्क ऐसा है जो दुनिया से लोग आते हैं, एक्सपोर्ट अपनी चीज़ें लेके आते हैं और दुनिया के लोग उधर आते हैं, और हार्डली पाकिस्तान की बहुत कम चीज़ें उधर दिखाई जाती है। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का काम है कि आप उनको प्रमोट करें। मैं अभी दूसरी कंट्री का नाम नहीं लूँगा, आप भी समझ गए होंगे किन का है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, नॉट ओनली फॉर बिजनेस, फॉर एवरीथिंग। आप लोग के पास टैलेंट है, आप लोग के पास हर चीज़ है। स्पोर्ट में देखा जाए, ड्रेसेस में देखा जाए, डिज़ाइनर्स है, आपके आर्टिस्ट है, सिंगर्स है, वो बहुत से मुल्कों से बेहतर है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उनको कौन सपोर्ट करता है? वो खुद ही अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। तो ये चीज़ होनी चाहिए। हुकूमती सतह पे सपोर्ट चाहिए, कैपेसिटी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर बेशुमार सेक्टर्स के अंदर, और बाहर के जो सरमायाकार हैं उनको यकीन दहानी करवाना पड़ेगी कि आप अगर पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तानी हुकूमत अगर तब्दील भी हो जाती है तो उसकी मुकम्मल सपोर्ट आप तक होगी, और इसमें कोई भी उज़र बीच में जाहिर नहीं किया जाएगा ताकि मुस्तकबिल में आने वाले सरमायाकारों के रास्ते में कोई रुकावट पैदा हो सके। बहुत शुक्रिया हिज एक्सेलेंसी सुहेल अल ज़रूरी साहब इस हवाले से के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।